नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टाइमलाइन है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम लोग, जिसका टाइमलाइन है 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। मतलब मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। उनके मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य एक तरह से जिनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, वहाँ से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक का काल के बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जानेंगे कि क्या क्या हुआ था इस एरा में। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले याद रखिएगा कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उनके जो अधीन छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को क्या कर लिए, स्वतंत्र कर लिए। अब स्वतंत्र कर लिए, मगर ऐसा कोई भी पावरफुल राज्य नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा पावरफुल स्टेट हो जो पूरे भारत पर एक छत्र राज कर रहा हो। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि बाहरी लोगों को फायदा होगा, बाहरी लोग आपके यहाँ आकर फायदा उठाएंगे। जैसे आपके घर में ही दो चार लोग हैं और सबका अपना अपना अलग मनभेद है या मतभेद है, तो कोई तीसरा आदमी आके क्या करेगा, फायदा उठाता है। वैसे ही जब भारत में छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे होंगे, तो फायदा कौन उठाएगा, कोई बाहरी लोग। तो वह यहाँ पे यहीं से स्टार्ट होता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक हम लोग जानते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन। यही टॉपिक है हम लोगों का, भारत में यूरोपियों का आगमन। अब देखिए, भारत में जो है वो यूरोपी या यूनानी इससे पहले भी आ रहे थे, मगर इस टाइम में तो ये कब आए थे, तो 15वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी के शुरुआत में से शुरू हुआ था। ये 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी के शुरुआत से ही ये यूरोपीय आना भारत में शुरू किए थे। इस समय पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस समय में भारत या दिल्ली पर किसका शासन था, तो याद रखिएगा इस समय में दिल्ली पर शासन दिल्ली सल्तनत का शासन था। दिल्ली सल्तनत का शासन। अगर इसमें भी स्पेसिफिक पूछ दे तो लोदी वंश का इस समय में शासन था। याद रखिएगा, लोदी वंश सबसे लास्ट जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत का, वो लोदी वंश है और इन्हीं का शासन इस समय में था जब यूरोपीय भारत में आना प्रारंभ किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब पहले से ही यूरोपीय भारत में आ रहे थे, तो ऐसा क्या जरूरी हुआ कि ये लोग नए मार्ग की खोज करने लगे थे। नए मार्ग की खोज क्यों किए, तो याद रखिएगा इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार हो गया था। क्या पहला कारण क्या हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार। अरबों का अधिकार। उस्मानिया सल्तनत एक हुआ करता था। उस्मानिया सल्तनत ने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया था। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया था। अब देखिए, कुस्तुनतुनिया आज के टर्की को हम लोग जानते हैं। ठीक है, जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाएगा, किसका, उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो जाएगा। अब दूसरा कारण देखिए, यूरोपियों द्वारा नई भौगोलिक खोज। अब यहाँ पे एक और कारण हम लोगों के पास आता है कि यूरोपियों द्वारा नई भौगोलिक खोजें। ठीक है, नई भौगोलिक खोजें। और एक और कारण आता है जहाज रानी या नौसेना का विकास।
ये सब हो रहा है। अब देखिए, जहाज हो या भौगोलिक खोज के लिए क्या जरूरत है? दिशा सूचक यंत्र। तो सबसे ज्यादा दिशा सूचक यंत्र यहाँ पर हमें याद रखना है, दिशा सूचक यंत्र के कारण भी ये चीज हुआ था, दिशा सूचक यंत्र के कारण, जिसे कुतुबनुमा भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कुतुबनुमा, ठीक है। तो ये 3 कारण। अब कुस्तुनतुनिया पर जब अरबों का अधिकार हो गया, उस्मानिया सल्तनत ने 1453 में जब अधिकार कर लिया था, तो याद रखिएगा कुस्तुनतुनिया जो है वो कहाँ पे है? भूमध्य सागर के निकट में, भूमध्य सागर के निकट में है। एक तरह से काला सागर और रूम सागर के बीच में जो स्थल मार्ग था, स्थल क्षेत्र, वहीं पर कुस्तुनतुनिया था। उसी मार्ग से बिजनेस हो रहा था, व्यापार हो रहा था। जब उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया, तब वो व्यापार मार्ग जो था वो उसमें क्या होने लगा? अवरोध आने लगा। तो अवरोध जैसे ही आया तो कोई नया मार्ग खोजने के लिए, आपके जीवन में भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं न कहीं से आप दूसरा रास्ता ढूंढते हो। तो वैसे ही जब यूरोपियों को यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हुआ तो वो नया रास्ता ढूंढना शुरू किए। वो कैसे ढूंढे? तो नए भौगोलिक खोज से, और इनके पास जहाज था ही, नौसेना था ही, तो इनको इसमें फ़ायदा मिला। अब यहीं पर आपको एक याद नाम रख लेना है, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, ठीक है। इन्हें 2 नेविगेटर भी कहा गया है, 2 नेविगेटर। ये कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के। प्रिंस हेनरी ने बहुत ज़्यादा क्या किया है? इस भौगोलिक खोज में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान किया है, सहायता प्रदान, ठीक है। यहां तक तो हम लोग जान गए कि सबसे पहले कौन आया, क्यों आया, उसके पीछे रीजन आपको बता दिया कि कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हो गया तो उस क्षेत्र में अवरोध पैदा हो गया, बिजनेस नहीं हो पा रहा था यूरोपियों का, तो उन्होंने एक नया मार्ग ढूंढने के लिए ये सब काम शुरू कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंस हेनरी का नाम आप याद रखिएगा। ये कौन थे? पुर्तगाल के राजकुमार थे। प्रिंस हेनरी, जिसे 2 नेविगेटर भी कहा गया है, वो कौन थे? पुर्तगाल के तत्कालीन राजकुमार। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है? प्रयास किया था इस क्षेत्र में। और ये क्यों कर रहे थे? तो याद रखिएगा, इस समय में जो वेनिस था उसका पश्चिम के दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या था? बिजनेस पर एकाधिकार था। उसको तोड़ने के लिए पुर्तगाल ये सब कर रहा था कि उनका आधिपत्य कम हो, थोड़ा बिजनेस में हमें भी मौका मिले, ठीक है। अब देखिए, जब समुद्री मार्ग खोजना स्टार्ट हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आगे आए थे तो उसमें 2 देशों का नाम आया है। नए समुद्री मार्ग के खोज में, समुद्री मार्गों के खोज में सबसे अग्रसर जो देश था, अग्रसर 2 देश था। एक पुर्तगाल, आपको ये नाम याद रखना है, और दूसरा स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन जो है, पुर्तगाल के तो राजा और राजकुमार दोनों बहुत ज़्यादा इसमें सहायता दे रहे थे, और स्पेन भी चाह रहा था ये चीज़, ठीक है। अब इसमें देखिए कि स्पेन का जो एक नाविक था, स्पेन का जो नाविक था, उन्हें कुछ मदद देके सबसे पहले स्पेन का नाविक ही भारत के खोज के लिए निकला था। वो कब निकला था? 1492 ईस्वी में, 1492 में वो भारत को खोजने के लिए निकला। मगर वो भटक कर कहाँ पर पहुंच गया? भटक कर कहाँ पहुंच गया? तो अमेरिका। अमेरिका। तो किसने खोजा 1492 में? तो कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। एक नाम आपको याद रखना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को खोजने के लिए बाहर तो निकला, मगर वो भटक गया कहीं पे, समुद्र ही तो है, कहीं पे भटक गया और वो एक नया देश खोज दिया। उस देश का नाम है अमेरिका, ठीक है। अब यहीं पर याद रखिएगा कि पुर्तगाल के भी जो तत्कालीन राजकुमार थे, मैनुअल प्रथम, ये याद रखिएगा, मैनुअल प्रथम ने आह्वान किया कि
भारत को खोजो, तो भारत के खोजने के लिए एक यहाँ पे नाविक निकला, उस नाविक का नाम था वास्को डिगामा। ठीक है, ये कब निकला? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, अब दो लोगों का आपको नाम याद रखना है। 1498 में कौन निकला है? वास्को डिगामा, जो भारत को खोजा भी, और भारत को खोजने में उन्हीं का योगदान है। सब लोग बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि भारत को खोजने, भारत बहुत सालों से है, मगर यूरोपियों ने खोजा भारत को। ठीक है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक ने। अब यहाँ पे कुछ और देशों का नाम भी हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन इस समय में खोजे गए। तो दो का नाम हम लोग जान गए, तीसरा का नाम याद रखिएगा। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कहाँ के थे कैप्टन कुक? तो ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, एक और नाम याद रखिएगा, तस्मान। ठीक है, तस्मान ने खोज किया न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया का खोज किया था, और ये कहाँ के थे? तो हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड के। और एक और इंसान का आपको नाम याद रखना है, ये फैक्ट है, फैक्ट को नहीं भूलना है। अब क्वेश्चन जो है इसी तरह के फैक्ट से पूछे जा रहे हैं जिस पर हमारी नजर नहीं जाती है। तो चार लोगों का नाम है, एक और नाम याद रखिएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। ये नाम आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल का नाम आगे भी हम लोग जानेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, जिन्होंने ब्राजील का खोज किया था। और ये कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के। तो हम लोग अभी 6 देशों का नाम जाने हैं और कौन कौन इनका खोज किया है। तो 1492 ईस्वी में याद रखेगा अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया भारत का खोज। तीसरा नाम आपको कैप्टन कुक का नाम याद रखना है, जो कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल ब्राजील और पुर्तगाल के ये थे, और तस्मान जो थे ये हॉलैंड के थे, और ये तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत में जो आने वाले यूरोपीय हैं उनका क्रम जान लीजिए कि सबसे पहले कौन आया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद लिख लेना है, भारत में आने वाले यूरोपियों का क्रम या क्रमानुसार जो है क्रम। ठीक है, जो सबसे पहले आया है वो कौन है? पुर्तगाली। दूसरा कौन आया है? डच। तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश, और पांचवा फ्रांसीसी। मतलब 5 यूरोपीय देश आया है और पांचों का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाल आया था, ये कब आया? 1498 ईस्वी में बाबू। डच कब आया है? तो याद रखिएगा 1602 ईस्वी में आया था। अंग्रेज कब आया? तो 1600 ईस्वी में। डेनिश के बारे में आपको याद रखना है, 3 का आपको याद रखना है। डेनिश का याद रखना है 1616 ईस्वी में आया था, और फ्रांसीसी जो है वो 1664 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, ये पांचों का आपको याद रखना है कि कौन कब आया था। तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे, डच जो है वो 1602 ईस्वी में आए थे, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे, और डेनिश 1616 ईस्वी में आए, और फ्रांसीसी जो सबसे अंत में आया था वो 1664 ईस्वी में आया था। तो आपको याद रखना है सबसे प्रथम या सर्वप्रथम भारत आने वाला यूरोपीय देश वो पुर्तगाली थे। ठीक है, और सबसे अंतिम में आने वाला फ्रांसीसी थे। अब इसमें आपको याद अगर रखना हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पुत्र ने डच टीवी अंग्रेज से खरीदा।
ऐसे याद रख सकते हैं कि पुत्र ने डच टीवी जो है, या पुत्र ने डच से अंग्रेज टीवी जो है, या अंग्रेज डिश याद रखिएगा, डिश फ्री में लिया। ठीक है, अगर पूरा आपको याद रखना है तो क्या लिखेंगे कि पुत्र ने डच अंग्रेज डिश फ्री में लिया। ठीक है, पुत्र ने डच, ऐसे याद रखना है, डच को याद रखिएगा कि पुत्र ने डच से अंग्रेज डिश फ्री में लिया। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आने वाला कौन है यूरोपीय? तो पुर्तगाली है। ठीक है, तो याद रखना है। अब सबसे पहले जो पुर्तगाली आ रहा है उसका भी कुछ उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के आप या हम कहीं नहीं जाते हैं, तो पुर्तगाली जो इतना दूर से आ रहा है उसका कुछ न कुछ तो उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य का कोई कहीं क्यों जाएगा? तो यहीं पर हम लोग सबसे पहले जो जानेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? हेडलाइन क्या देंगे? भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ है? 1498। पूरा अगर लिखना हो तो 17 मई 1498 को सर्वप्रथम वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, अब देखिए भारत में पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ है इसके कुछ न कुछ क्या होगा? उद्देश्य होगा। तो इसके जो उद्देश्य हैं, भारत आने के उद्देश्य हैं, वो पहला जो उद्देश्य है कि भारत में जो अरब लोगों का व्यापार पर प्रभुत्व है उसको क्या करना? समाप्त करना। तो अरब या अरबों का व्यापार पर स्थापित प्रभुत्व को समाप्त करना। ठीक है, अब देखिए भारत में सब इससे पहले क्या था? अरब व्यापारियों का एक तरह से एकाधिकार था हर व्यापार पर। अब कोई ना कोई आएगा तभी तो अरब व्यापारियों को चैलेंज करेगा। अब दूसरा जो इनका उद्देश्य था वो था मसाला के व्यापारी, मसालों के व्यापार पर एकाधिकार। अब देखिए यहाँ पे ये लोग जो है पुर्तगाली, इनका उद्देश्य में देखिए मसालों पर अधिकार। भारत जो मसाला, आज भी हमारे देश में मसाला सबसे बेहतर मिलता है, उस समय भी मिलता था। और तीसरा जो उद्देश्य था वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, अब देखिए 3 उद्देश्य हैं। पुर्तगाली जो भारत आ रहे हैं उसके 3 उद्देश्य हैं। एक तो है कि अरब व्यापारियों का जो प्रभुत्व है उसको क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। दूसरा क्या है? मसाला का जो व्यापार है उस पर एकाधिकार स्थापित कर लेना है कि भारत में जितना भी मसाला होगा उस पर हमारा अधिकार। तीसरा क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ईसाई धर्म का क्या है बाबू? प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ईसाई धर्म का क्या है? प्रचार प्रसार करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि ये तो उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पे कि मैनुअल प्रथम जो तत्कालीन राजा है या तत्कालीन शासक था यहाँ का, मैनुअल प्रथम कहाँ का? पुर्तगाल का। पुर्तगाल के तत्कालीन राजकुमार या शासक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तत्कालीन राजकुमार के आह्वान पर वास्को डी गामा ने उत्मासा अंतरीप, अब यहाँ पे एक और नाम याद रखिएगा, उत्मासा अंतरीप
या केप ऑफ गुड होप। उत्मासा अंतरीप को ही केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। उत्मासा अंतरीप होते हुए गुजराती व्यापारी, अब एक और नाम याद रखिएगा, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के सहायता से, भारत में या भारत के कालीकट स्थित कथाकडाबू, ये जगह है कथाकडाबू पहुंचा। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है कि मैनुअल प्रथम पुर्तगाल के जो तत्कालीन राजकुमार हैं के आह्वान पर वहाँ का जो नाविक था वास्को डिगामा ने उत्मासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका में है, ठीक है। आप जब मैप देखिएगा तो केप ऑफ गुड होप, उत्मासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के सहायता से, ये नाम आपको याद रखना है कि अब्दुल मजीद के सहायता से भारत के कालीकट स्थित, भारत में जो केरल है, केरल राज्य के कालीकट स्थित कथाकडाबू जगह पर पहुंचा था। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि आज भी गुजराती जो हैं वो व्यापार ही करते थे। इतने समय या इतने वर्षों पहले भी व्यापार में ही थे, तभी तो ये अब्दुल मजीद कहाँ पे था, उत्मासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, मतलब अफ्रीका तक भारत के जो गुजरात के व्यापारी थे ये पहुंच रहे थे, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि केप ऑफ गुड होप होते हुए अब्दुल मजीद के सहायता से भारत के कालीकट स्थित कथाकडाबू जगह पर कौन पहुंचे, वास्को डिगामा। कब पहुंचे हैं, 17 मई 1498 ईस्वी को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा होगा, मैंने लिखा है कि उत्मासा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप जो है उसका खोज बार्थोलोम्यो डियाज ने 1487 या कहीं कहीं पे आपको 1488 भी लिखा मिलेगा, तो याद रखिएगा 1487 या 88 केप ऑफ गुड होप की खोज पुर्तगाली नाविक किसने, तो पुर्तगाली नाविक जो है बार्थोलोम्यो डियाज ने किया, ठीक है, ठीक। 1487 या 88 जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आपको टिक कर देना है कि कब खोज किया है। तो 1487 या 88 केप ऑफ गुड होप को ही उत्मासा अंतरीप कहा जाता है। 17 मई 1498 को कालीकट स्थित 17 मई 1498 को कालीकट स्थित कथाकडाबू वास्को डिगामा पहुंचा, जहां पर उसका स्वागत हिंदू शासक जमोरिन ने किया। चलिए एक और नाम आपको याद रखना है, जमोरिन ने किया। कौन स्वागत किया है, तो वहां का जो हिंदू शासक था जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। कब, 17 मई 1498 ईस्वी को, जब ये वहां पे पहुंचे थे। यहाँ पर जब ये आए थे वास्को डिगामा, जब ये पुर्तगाल से कालीकट पहुंचे तो जमोरिन से ये आज्ञा प्राप्त किए थे, व्यापार करने का आज्ञा प्राप्त, ठीक है। अब जब ये व्यापार करने के लिए आज्ञा प्राप्त कर लिए, किससे,
जमोरिन से। तो यहाँ पे जो भी पैसा लाए होंगे, यहाँ से जब ये मसाला खरीद के पुर्तगाल वापस गए तो इनको जो वहाँ पे ये वही मसाला बेचे वहाँ के मार्केट में, तो सब कुछ करके शुद्ध मुनाफा इनको 60 गुना ज़्यादा हुआ था। तो 60 गुना जब ज़्यादा हुआ मुनाफा कहाँ पे, पुर्तगाल में, तो वहाँ पे जब इनको देखा होगा अगल बगल के लोग या अगल बगल के व्यापारी, तो वो भी तो, उनको भी तो लोभ आया होगा कि भाई ये ही कमाएगा क्या, मैं भी तो कमा सकता हूँ। तो क्या हुआ होगा, सब चलो कहाँ, भारत। अब भारत आने के लिए पुर्तगालियों में क्या होगा, होड़ लगना स्टार्ट होगा। और 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाल का दूसरा व्यक्ति, अब यहाँ पे दूसरा व्यक्ति भारत आया जिसका नाम क्या है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। ये नाम आपको बताए थे, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ देर पहले ही पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल के बारे में बताए हैं। ये कौन थे, तो ब्राजील के खोजी, ब्राजील के खोजी थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो आपको याद रखना है बेड्रो अल्वारेज कैब्रेल था। और ये कौन थे, तो ये ब्राजील के खोजी थे, ये पुर्तगाल के नाविक थे। और ये दो बेरे लेके भारत आए थे। बेरे मतलब 2 नाव लेके भारत आए थे, ठीक है। तभी तो यहाँ से सामान लेके या मसाला लेके पुर्तगाल वापस जाते। अब देखिए 1500 ईस्वी हो गया। अब इसके जो कुछ दिनों के बाद 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भाई साहब ना फिर से भारत आए। वास्को डिगामा पुनः भारत आया। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि वास्को डिगामा भारत पुनः या दोबारा भारत कब आया था, तो 1502 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया था। और इसी समय में अक्टूबर के 1502 ईस्वी के अक्टूबर माह में जमोरिन ने इनको कोठी बनाने का क्या दिया था, आज्ञा दिया था कि ठीक है आप परमिशन ले लीजिए, कोठी बना लीजिए अपना। और बाद में चल के क्या हुआ, जमोरिन ने उस परमिशन को खत्म कर दिया और उस कोठी को क्या किया, बंद कर दिया, जो हम आपको बनाने नहीं देंगे, ठीक है। इसीलिए उस चीज का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोबारा वास्को डिगामा 1500 कितना में आया है, 1502 में। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल था। और चलिए 1502 में हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग हैं कुछ फैक्ट को क्या करेंगे, लिखेंगे। 1503 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित। कहाँ पे, तो याद रखिएगा कोचीन। ये लोग ना तटवर्ती इलाका में ही क्या थे, कर रहे थे अपना काम धंधा, तटवर्ती इलाका में ही कर रहे थे। तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो कोच्चि में। कब हुआ है, 1503 में। और इसी समय में प्रथम दुर्ग भी स्थापित हुआ है, प्रथम दुर्ग स्थापित कहाँ पे, ये भी कोचीन में, ठीक है। ये भी क्या कहाँ हुआ है, तो कोचीन में ही प्रथम दुर्ग भी स्थापित हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो गइएगा, कोठी और दुर्ग में क्या है, कोठी, व्यापारिक कोठी और दुर्ग में अंतर होता है, ठीक है। व्यापारिक कोठी और दुर्ग में अंतर होता है, इसीलिए दुर्ग अलग होता है। और यहीं पर याद रखिएगा, दुर्ग स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसका है, अल्बुकर्क का। याद रखिएगा, जो बाद में चलकर
दूसरे कौन बनते हैं, गवर्नर बनते हैं पुर्तगाल का, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने बनवाया, ठीक है, ने बनवाया। अब यहाँ पे याद रखिएगा प्रथम दुर्ग भी स्थापित हो गया है और व्यापारिक कोठी, व्यापार करने का भी इनको मिल गया है। अब जब इतना चीज हो गया, व्यापारिक कोठी बन गया, दुर्ग बन गया है, तो अब इसको यहाँ पे सुचारू रूप से ही संचालित करने के लिए एक ऐसा भी इंसान को तो भेजना है पुर्तगाल से जो सब पर नजर रखे। तो प्रथम वाइसराय, याद रखिएगा प्रथम वाइसराय, या इन्हें गवर्नर भी कहा गया है, गवर्नर ही याद रखिएगा। प्रथम गवर्नर कौन है, तो प्रथम गवर्नर का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, डी अल्मीरा, ठीक है। चलिए, ये कब से कब तक रहे हैं, तो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक, 4 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा है। और फ्रांसिस्को डी अल्मेरा 4 वर्षों तक कार्यकाल रहा है और ये प्रथम क्या है, गवर्नर है, ठीक है, प्रथम गवर्नर, ठीक है, प्रथम गवर्नर। अब देखिए यहीं पर आपको याद रखना है कि इनके बारे में कहा जाता है कि 1508 ईस्वी के चौल के युद्ध में ये संभवतः हार गए थे, मगर बाद में 1509 ईस्वी में ये दीव के जो युद्ध हुआ था उसमें जीतकर दीव को क्या किया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। 1508 में याद रखिएगा कि गुजरात में ये पराजित हो गए थे और 1509, ये लिख ही लीजिए आप कि 1508 ईस्वी में चौल के युद्ध में संभवतः पराजित, ठीक है। और 1509 याद रखिएगा, 1509 ईस्वी में महमूद बेगरा को दीव के युद्ध में पराजित किया, ठीक है। तो आपको 2 युद्ध के बारे में आपको याद रखना है। 1508 ईस्वी में संभवतः यह चौल के युद्ध में हार गए थे और 1509 ईस्वी में महमूद बेगरा को दीव के युद्ध में ये पराजित कर दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये दीव के युद्ध में पराजित कर दिए तो इनको हिंद महासागर के क्षेत्र में इनका जो महत्वाकांक्षा था कि व्यापारिक जो है, व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित करना है, तो समुद्र को क्या करना करेगा, समुद्र पर एकाधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल नीति कहते हैं, शांत जल नीति शुरू किया, ठीक है। चलिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रथम वाइसराय के बारे में, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वाइसराय के बारे में जानेंगे। ये क्यों किए थे, ये आपको पता है कि हिंद महासागर में अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए और समुद्र पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब शांत जल नीति स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए दूसरे जो वाइसराय हैं सेकेंड, उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इनका काल रहा है 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है ये सेकेंड क्या है, सेकेंड वाइसराय या सेकेंड गवर्नर। इनके बारे में याद रखिएगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा गया है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क साहब हैं। यहीं पर तीसरा एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये जब आए तो आने के साथ ही ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किया, ब्लू वाटर पॉलिसी
बंद। ठीक है, तो यहाँ रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या करवाया, बंद करवा दिया था। ठीक है, अल्बुकर्क साहब जो थे वो थोड़ा क्या था, इसीलिए इनको साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया। ये जब आए तो इन्होंने अपने सेना में भारत के लोगों को भी छोटे छोटे पद पर स्थापित करना शुरू किया। मतलब छोटा जो कोई पद होगा प्यून का या क्लर्क का, वो भारत के लोगों को भी देना शुरू किया। अब उससे आगे भी ये बढ़े और ये क्या किए कि अपने यहाँ के पुर्तगाल के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया कि भारत के जो स्त्री है उससे आप शादी करना स्टार्ट करो। जिससे इनको फायदा क्या हुआ कि भारत के जो निम्न स्त्रियां थीं, जो निम्न वर्ग से शादी हो रहा था, वहाँ पे बस्तियाँ बनना तटवर्ती क्षेत्र में स्टार्ट हुआ, जिसके कारण इनका व्यापार जो है वो सुदृढ़ हुआ। ठीक है, मतलब शादी जब हो जाएगा किसी भी औरत से या महिला से तो वो तो उन्हीं का बात मानेंगे, पति का ही बात मानेगी ना। इसी से इनका व्यापार पर क्या हुआ, प्रभुत्व स्थापित शुरू हुआ। अब इसके कारण ही अल्बुकर्क साहब ने कोचीन में सबसे पहले, याद रखिएगा, कोचीन में सती प्रथा खत्म करवाया, बंद करवाया। बाद में चलकर आप याद रखिएगा, बाद में चलकर ये गोवा में भी बंद करवाए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम कहाँ पे बंद करवाया गया था, तो गोवा में, याद रखिएगा। कोचीन छोटा क्षेत्र था, गोवा पूरा क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा बंद करवाया था। गोवा के क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवाया। ठीक है, याद रखिएगा कि कोचीन में सती प्रथा सबसे पहले बंद करवाया और बाद में चल के गोवा के क्षेत्र में भी सती प्रथा को क्या कर दिया, बंद करवा दिया। ठीक है, और आगे चल के इन्होंने क्या किया सो देखिए। आगे चल के इन्होंने 1510 ईस्वी में गुजरात के शासक जो थे, गुजरात के शासक, नहीं गुजरात नहीं होगा, बीजापुर होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, गुजरात के जगह पर आपको बीजापुर याद रखना है। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, जीत लिया और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य का नींव पड़ा, पुर्तगाली साम्राज्य का नींव पड़ा। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगाली साम्राज्य का नींव कहाँ से पड़ा है, तो बीजापुर के शासक 1510 ईस्वी में इन्होंने यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया था और यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा एक और, चलिए और एक फैक्ट याद रखिएगा। 1511 ईस्वी में ये मलक्का पर अधिकार कर लिए, मलक्का पर अधिकार। ठीक है, और 1515 ईस्वी में हॉर्मुज, हॉर्मुज पर अधिकार। मतलब ये पूरा व्यापारिक जो क्षेत्र था, व्यापार के यातायात के लिए जो क्षेत्र था, उस पूरे पर इनका क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। 1511 में मलक्का पर अधिकार और 1515 में कहाँ पे, तो हॉर्मुज पर अधिकार। ठीक है, और इन्हीं के समय में विजयनगर के जो शासक थे श्री कृष्णदेव राय, इन्होंने इनको भटकल, अपने राज्य में भटकल एक क्षेत्र था, वहाँ पर कोठी स्थापित, मतलब व्यापारिक कोठी या दुर्ग बनाने का क्या किया, आज्ञा प्रदान किया था। ठीक है, भटकल में क्या किया था, दुर्ग बनाने का आज्ञा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कृष्णदेव राय के शासन में किसे दुर्ग बनाने का आज्ञा मिला था, तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनके बाद याद रखिएगा एक ही वाइसराय जो है वो महत्वपूर्ण है और उनका नाम है नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा, एक ही वाइसराय है जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम है नीनो डी कुन्हा। ठीक है, चलिए इनका नाम लिखिए, नीनो डी कुन्हा।
नीनो डी कुन्हा, ठीक है, 1529 ईस्वी से 1538। अल्बुकर्क के बाद महत्वपूर्ण वायसराय, अल्बुकर्क नहीं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। फ्रांसिस्को जो हैं वो पहले हैं, दूसरे हैं अल्बुकर्क। उनके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ ये यही साहब हुए। अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अल्बुकर्क के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर था उनका क्या नाम था, नीनो डी कुन्हा। और ये आते ही 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा राजधानी स्थानांतरित कर दिए, राजधानी को स्थानांतरित, ठीक है, याद रखिएगा। कोचीन से क्या किए, गोवा राजधानी को क्या कर दिए, स्थानांतरित कर दिए थे। और इन्होंने बसीन को, ठीक है, याद रखिएगा, ये हत्या करके बसीन को क्या किए, अपने कब्जा में कर लिए 1534 ईस्वी में, ठीक है, 1534 ईस्वी बसीन। और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया, द्वीप पर क्या किया, अधिकार, ठीक है, दोनों जगह द्वीप पर अधिकार। ये बुलाकर धोखे से हत्या कर दिए थे, ठीक है, जहाज पर। किसको बुलाकर किए थे, तो याद रखिएगा गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उनको ये धोखे से बुलाए और उनकी चाकू मार के, चाकू गोंद कर हत्या कर दिए धोखा से, ठीक है। कैसे कैसे लोग थे, मतलब विदेशियों पर क्या कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे कि हाँ भाई ठीक है तुम बुला रहे हो तो हम आ रहे हैं, है ना, हमको चाकू मार देना, हमको अच्छा लगेगा, है ना। तो 1534 में किसको, तो याद रखिएगा गुजरात के शासक, ठीक है, शासक बहादुर शाह की हत्या, ठीक है। चलिए, नीनो डी कुन्हा के बारे में इतना हो गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अब जब इतना होने के बाद धीरे धीरे जब पुर्तगालियों का एकाधिकार हिंद महासागर के क्षेत्र पर हो गया, पूरा हिंद महासागर इनके अंदर में आ गया, तब इन्होंने एक ऐसा सिस्टम लाया, उनका नाम था कार्टेज, ठीक है, कार्टेज पद्धति, ठीक है। कि भाई साहब अगर आप चाहे अरब का हो या भारत का कोई भी लोग हिंद महासागर में अपना जो जहाज है उसको लेकर जाओगे तो आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, और उस परमिशन के लिए आपको क्या करना देना पड़ेगा, कार्टेज देना पड़ेगा, मतलब उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और यहीं तक मत रहिए, इससे भी आगे बढ़ गए थे ये लोग। उस समय के जो बादशाह था, मुगल बादशाह अकबर के जहाज से भी ये लोग कार्टेज वसूलते थे, ठीक है। उस समय के जो सबसे पावरफुल व्यक्ति मुगल बादशाह अकबर था, उसके जहाज से भी ये लोग ले रहे थे। क्यों, क्योंकि अकबर या मुगल कोई भी हो, वो समुद्र में कभी भी जीत नहीं पाया या समुद्र पर ध्यान ही नहीं दिया। इनकी अदूरदर्शिता देखिए, इनकी निकम्मेपन देखिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हलचल हो रही थी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और ये लोग बस अपने ही क्षेत्र में अपने भाई को निपटा रहे थे, अपने बेटा को निपटा रहे थे, है ना, भतीजा को निपटा रहे थे कि अपना सत्ता बचा रहे। ये लोग मेन खेल समझ ही नहीं रहे थे कि समुद्र में हो रहा था, है ना। और ये लोग खुशी खुशी दे भी रहे थे, ठीक है, कार्टेज दे रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इस पद्धति के बारे में आपको बता ही दिए कि कौन पद्धति था। तो हिंद महासागर में जो कार्टेज आर्मेडा पद्धति था, उससे चुंगी वसूला जाता था कि पैसा दोगे तभी तो जाने देंगे। आज भी देखो, जब आप NH पर जाते हो तो टोल प्लाजा से सरकार ले लेता है ना कि भाई इतना पैसा दे दो, है ना। अब तो फास्टैग लग गया है, आपको बिना बताए भी कट जाता है कि दे दो पैसा, नहीं तो जाने ही नहीं देंगे आगे। वैसे ही इन्होंने कार्टेज आर्मेडा पद्धति के साथ किया था, ठीक है। चलिए आगे याद रखिएगा, ये कार्टेज आर्मेडा पद्धति कौन लाया था हिंद महासागर के क्षेत्र में, तो याद रखना है पुर्तगालियों ने लाया था। इसके आगे, ठीक है, अब देखिए
जब कार्टेज आर्मी रहा, हिंद महासागर पर इनका अधिकार था, तो आगे चल के एक और याद रखें कि भारत का जापान के साथ जो व्यापार था वो सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही शुरू करवाया था या शुरू किया था भारत का जापान के साथ। तो ये भी याद रखना है, भारत के जापान के साथ व्यापार, भारत के साथ जापान का व्यापार, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पुर्तगालियों को ही श्रेय दिया जाता है कि भारत का जापान के साथ जो व्यापार है वो किया गया। पहले हम लोग नहीं करते थे जापान के साथ, मगर पुर्तगालियों ने जब समुद्र पर उनका आधिपत्य था तो वो करेंगे ही, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, जब शाहजहां भाई साहब आए ना, शाहजहां, तब वो थोड़ा बहुत समझा कि ये पुर्तगाली ना बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, ठीक है, ये समुद्र में बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो 1632 ईस्वी, ये याद रखिएगा, 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को भगा दिया था, ठीक है, पुर्तगालियों को भगाया। क्यों? क्योंकि ये लोग पुर्तगाली जो थे वो हुगली को अपना बेस बना लिए थे और उसके कारण बंगाल के खाड़ी में क्या कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, ठीक है, समुद्री लुटेरे बन गए थे कि लूट ही लेंगे तुम्हारा सब कुछ, है ना। तो उसके कारण क्या किया, शाहजहां ने बंगाल हुगली से इनको भगाया था। अब देखिए आगे एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि 1661 ईस्वी में, ये मैरिज अलायंस एकदम याद रखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और दहेज स्वरूप बंबई द्वीप प्राप्त हुआ। अब देखिए, हमारे यहाँ कोई भी नौकरी हो जाता है, आईएएस हो या एसएससी के थ्रू कोई भी जॉब हो, तो क्या मिलता है, 4 व्हीलर मिलता है, बुलेट मिलता है, 10 लाख 20 लाख, जो भी स्वेच्छा से मिल जाए। मगर यहाँ पे जब राजाओं की शादी, राजकुमार राजकुमारी का शादी हो रहा है, तो क्या मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, बम्बई जैसा क्षेत्र इनको मिल रहा है दहेज स्वरूप की डाउरी में, आपको बम्बई आपको दे दिए, हमारी बेटी से आप शादी कर लो। उसके बाद चार्ल्स टू ने 1668 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1668 ईस्वी में बम्बई द्वीप को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देखिए, इस समय में मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में चार्ल्स टू ने दे दिया कि भाई साहब 10 पाउंड हमें सालाना दे देना और बम्बई को आप यूज करो, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब एक और याद रखना है आपको कि पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी जो आज भी हमारे पास है, पुदुचेरी जिसे हम लोग जानते हैं, पौंडीचेरी सर्वप्रथम कब्जा पुर्तगालियों ने किया, ठीक है, ठीक है, कब्जा कौन किया, पुर्तगालियों ने किया। याद रखिएगा, यहाँ पे उपनिवेश भी स्थापित सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही किया था, उपनिवेश सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक और लिख ही लीजिएगा कि, या ऐसे आपको बता देते हैं कि
सबसे प्रथम सर्वप्रथम यूरोपीय जो था, भारत आने वाला यूरोपीय, वो पुर्तगाली था। और सबसे बाद में, मतलब याद रखना है कि सबसे प्रथम पुर्तगाली आया और सबसे बाद में जाने वाला भारत से यूरोपीय जो था वो भी पुर्तगाली था। 1961 ईस्वी में ये लोग भारत से वापस गए थे। ठीक है, अब देखिए जब भारत आया है, ठीक है, इतना हो गया, इससे ज़्यादा कोई भी फैक्ट आपसे या कोई भी एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि भारत आकर कुछ ही लोग आए होंगे, मगर ये लोग यहाँ पे सफल क्यों हुए। ठीक है, सफल, तो सफलता का जो कारण है, इन लोगों को पुर्तगाली जो शासक थे वो इन लोगों को क्या क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, पहला कारण। दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी था। तीसरा जो था, ये लोग दूरदर्शी थे। ठीक है, नौसेना इनके पास था, नौसेना शक्ति था इनके पास। और चौथा कारण, भारत के शासकों की अयोग्यता और अदूरदर्शिता। ठीक है, और तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या हुआ, कब्जा। ठीक है, 5 कारण आपको याद रखना है कि कौन कौन सफलता का कारण क्या क्या है। एक तो इनको शासक सपोर्ट कर रहे थे, दूसरा कारण ब्लू वाटर पॉलिसी था, तीसरा कारण क्या था कि यहाँ का जो शासक वर्ग था वो अयोग्य और अदूरदर्शी था, चौथा कारण यहाँ पे नौसैनिक शक्ति थी, पुर्तगालियों के पास नौसैनिक शक्ति थी, और 5वां कारण जो था आपको अभी अभी बताए हैं, क्या था कि तटवर्ती क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण था। ठीक है, अब देखिए जब इतना था तो ये लोग ब्रिटिश की तरह सफल क्यों नहीं हुए, ये लोग साम्राज्य क्यों नहीं आगे बढ़ा पाए। तो इसके पीछे भी कारण था। असफल होने के कारण था कि पुर्तगालियों ने भारतीय जनता के प्रति असहिष्णुता किया, पहला कारण। दूसरा कारण, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, इससे क्या हुआ, लोगों में ऊब आ गई। तीसरा कारण, सोना चांदी और तांबे का क्या हो गया, अभाव हो गया। ये लोग ऐसा नहीं कर रहे थे कि यहाँ से जो लाभ, भारत से जो लाभ कमा रहे थे उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, नहीं, यहाँ का जो लाभ है वो ले जा रहे थे कहाँ पे, पुर्तगाल। वहाँ से सोना चांदी खरीदते थे और फिर वहाँ से यहाँ लाते थे। तो इतना दिन में तो भाई कोई भी खेल करके चल जाएगा, है ना। तो वही चीज़ हुआ, सोना चांदी तांबे का अभाव हो गया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, फिर असहिष्णुता था, नई उपनिवेश जो इन्होंने ब्राज़ील को खोजा था उसके कारण भी हुआ, फिर नए यूरोपीय जो शक्तियाँ था, जैसे फ्रांसीसी हुआ, डच हुए या अंग्रेज हुए, ये सब जो आए, इन लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा क्या किया, टाइट फाइट दिया, जिसके कारण भी ये असफल होने लगे और बाद में गोवा के जगह पर ही ये लोग सीमित हो गए। अब देखिए सफलता और असफलता तो जान गए, मगर ऐसा तो नहीं है कि जब ये हमारे देश में आए तो कुछ ना कुछ तो दे के भी गए होंगे, है ना। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो देखते हैं ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे। तो वैसे ही भारत को ये लोग देन था, पुर्तगालियों के देन। सफलता और असफलता तो जान ही गए कि क्या क्या कारण था, पुर्तगालियों का देन। तो पहला देन में आपको याद रखना है तंबाकू, आलू, टमाटर, गन्ना, मक्का की खेती। ठीक है, अब देखिए पहला क्या क्या हमें दे के गया, ये तंबाकू, आलू, टमाटर। ठीक है, तंबाकू, आलू, टमाटर, गन्ना, मक्का की खेती करना, ये लोग लाल मिर्च, ये सब हमें सिखा के गया। दूसरा जो ये हमें देन दे के गया वो प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। ये कहाँ पे किया, तो गोवा में। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन्होंने कब किया, तो गोवा में किया है। कब किया था, तो 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 ईस्वी में। तीसरा जो ये हमें जो देन दे के गया, वो तटवर्ती जो क्षेत्र था उसमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तटवर्ती क्षेत्र मतलब कोस्टल एरिया में क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तटवर्ती क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार।
ये देन है पुर्तगालियों का। चौथा है गौथिक स्थापत्य कला का क्या किया है, हमें विकास किया भारत में। गौथिक या विक्टोरियन भी उसे हम लोग कह सकते हैं, गौथिक या विक्टोरियन स्थापत्य कला का विकास, विक्टोरियन स्थापत्य कला का विकास। ठीक है। समुद्री जहाज का निर्माण, ये हमें सिखा के गया। मुगल जो आए थे वो तो हमें कुछ भी नहीं दे के गए थे, है ना, कुछ दे के गए, मगर ये हमारे पास आए तो अगर जहाज निर्माण की कला पहले भी जानते तो हमारे देश पर इतना लूटपाट ही नहीं होता। वो लोग आए, लूट के चले गए। ठीक है। तो समुद्री जहाज का निर्माण, है ना, और यहीं पर देन खत्म हुई। और लास्ट में भारत सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए 1961 ईस्वी में। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।